यहाँ हर राज जहर से लिखा जाता है। नागलोक। तरीका है लेकिन आसान नहीं। राजकुमारी उसकी आंखों में देखती है। अब पीछे हटने का सवाल नहीं था, उसे अपना शरीर वापस चाहिए था। मुझे तरीका चाहिए, जो भी करना पड़े। वापस जाने के लिए तुम्हें उसी काले जादू का सहारा लेना होगा जिसने ये बंधन बनाया था। काला जादू? हाँ, लेकिन इस बार जादू तुम्हारे लिए होगा। हवा तेज होने लगी और सूखे पत्ते उनके चारों ओर घूमने लगे। ये जादू तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस दे सकता है, लेकिन तुम दोनों के बीच का बंधन नहीं टूटेगा। ये सुनते ही दैत्य एक पल के लिए सहम जाता है। शरीर वापस मिल सकता था, पर आजादी नहीं। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है। जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा, मुझे वापस जाना है। तो तैयार रहो, ये रास्ता तुम्हें सिर्फ शरीर तक नहीं, उसके अंधेरे तक भी ले जाएगा। और उस फैसले के साथ पूरा जंगल जैसे जाग उठा। और उसी पल नागलोक के महल में वो जो अब राजकुमारी के शरीर में था, शांत चाल से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य लहर उस तक भी पहुंच गई हो। अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है और सब कुछ फिर सामान दिखने लगता है। उसकी नजर हर रास्ते को पढ़ रही थी, हर शक्ति को परख रही थी। और तभी सामने से अंगद आता है। राजकुमारी, कुछ काम था? मैं आपसे बात करना चाहता था। मुझे आपसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है। कुछ बातें चाहे मन हो या ना हो सुननी पड़ती हैं। वो रुकी क्योंकि ये जवाब उसकी उम्मीद जैसा नहीं था। तो सुन लीजिए, मैं इस विवाह के लिए तैयार नहीं हूं। फैसले हमेशा वैसे नहीं रहते जैसे शुरू में लगते हैं। ये सुनते ही राजकुमारी की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। वो कुछ नहीं कहती, बस अपनी मुट्ठी कस लेती है। एक ठंडी गहरी नजर उस ओर डालती है और फिर बिना एक पल रुके गुस्से में वहां से चली जाती है। रात होते ही नागलोक का महल धीरे धीरे शांत होने लगा। रोशनी कम थी और परछाइयां लंबी, लेकिन हर कोई विश्राम में नहीं था। राजकुमारी के रूप में शैतान अब भी जाग रहा था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। वो बिना आवाज किए उस दिशा में बढ़ने लगी। कुछ कदम बाद वो एक बंद दरवाजे तक पहुंच गई। वो सांस रोके, हर शब्द पकड़ने की कोशिश कर रही थी। शादी के बाद नागलोक का सिंहासन हमारा होगा। राजकुमारी का चेहरा सख्त हो जाता है और तभी अंदर खड़ी परछाई को जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। वो हल्की सी हिलती है और अगले ही पल अचानक गायब हो जाती है। अंगद चौंक जाता है। उसकी नजर तुरंत दरवाजे की तरफ उठती है। वो धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन उसी पल राजकुमारी को भी एहसास हो जाता है। वो एक पल भी वहां नहीं रुकती और जल्दी से अंधेरे गलियारे में छुपते हुए वहां से चली जाती है। उसकी सांसें तेज थीं, पर अब डर नहीं था। अब उसके मन में शक और भी गहरा हो चुका था। अंगद कुछ छुपा रहा था। लेकिन उन सवालों के बीच एक ऐसा स्पर्श था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। तुम थक गई होगी। वो चुप थी, लेकिन उसकी बंद मुट्ठियां उसके अंदर की हलचल बता रही थी। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये शब्द उसके अंदर कहीं गहराई तक उतर गए, जैसे इस शरीर की यादें एक पल के लिए जाग उठी हैं। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। तुम नागलोक की शक्ति हो और मेरी जिम्मेदारी भी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में ही रुक गए। अब सब ठीक हो जाएगा। महारानी को अभी भी उसके अंदर छुपे सच का अंदाजा नहीं था। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। महारानी के जाने के बाद कमरे में फिर से खामोशी लौट आई। उसकी आंखों में अब भी वो नमी बाकी थी,
जिसे वो लेकिन छुपाना तभी चाहता उसे था। वही बात याद आती है। अंगद, वो बंद दरवाजा और वो परछाई। वो चुपचाप उठी, दर्पण में खुद को देखा और बिना आवाज किए कमरे से निकल गई। महल के गलियारे अब पूरी तरह शांत थे। हर कदम की हल्की आहट उस खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। वो दरवाजे के पास रुकी, सांस रोकी और ध्यान से सुनने लगी। शादी के बाद राजकुमारी मेरे साथ होगी। ये सुनते ही उसकी नजर और तेज हो गई। फिर नागलोक का सिंहासन हमारे रास्ते में नहीं रहेगा। महारानी, उनका अंत जरूरी है। और राजकुमारी? काम पूरा होते ही उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। ये शब्द सुनते ही वो एक कदम पीछे हट गई। जिस शरीर में वो था वो राजकुमारी का था, लेकिन उस पल चोट अंदर तक लगी। उसकी मुट्ठी कस गई, आंखों में गुस्सा था, लेकिन इस बार वो गुस्सा विनाश का नहीं था। महारानी को कुछ नहीं होने दूंगा।